जीवन में हमेशा उड़ने की कोशिश करें, अगर उड़ नहीं सकते हैं तो भागने की कोशिश करें, अगर भाग नहीं सकते तो चलने की कोशिश करें, अगर चलने में नाकामयाब हैं तो फिर सरकने की कोशिश करें, क्योंकि जीवन में उपलब्धियों को प्राप्त करने के लिए कोशिश करने की बहुत जरूरत है। और कहते भी है ना कि आप तब तक आपको कोई हरा नहीं सकता जब तक आप खुद से ना हार जाएं। बस इसी खूबसूरती के साथ अपने हर दिन की शुरुआत करें और हमारे साथ कहें सुप्रभात धरती धौरारी। मैं हूं आपके साथ नितांशा। सुप्रभात धरती धौरारी और मैं हूं आपके साथ में तरुण व्यास। और जैसा कि नितांशा ने कहा, वैसी एक बात मुझे भी याद होती है, कोशिशें हमेशा करती रहनी चाहिए। कहते हैं कि मुसलसल कोशिशों से ही तकदीरें संवरती है, ये थक कर बैठ जाने से मंजिलें नहीं मिलती। तो आप अपने जीवन में रोजाना कुछ ना कुछ ऐसा करें जिससे कुछ ना कुछ पाने की कोशिश चलती रहे, वरना तो फिर बैठे बैठे तो कुछ भी नहीं होता है। और हर सुबह हम आपसे मुलाकात करते हैं और आपसे मुलाकात करवाते हैं ऐसी शख्सियत से कि जो आपकी जिंदगी में कहीं ना कहीं कुछ ऐसा ऐड ऑन कर दे कि लाइफ में कुछ अच्छा होता चला जाए। तो आज हमारे साथ में है संस्कृति कर्मी, आलोचक, कवि, यात्रा वृतांतकार और लेखक, असिस्टेंट डायरेक्टर, निदेशक हैं ये और जनसंपर्क में। तो आइए स्वागत करते हैं डॉक्टर राजेश व्यास जी का। सर स्वागत बहुत बहुत धन्यवाद। राजेश जी, काफ़ी कुछ आपकी जर्नी में ऐड हो चुका है, उपलब्धियां, आपने इतना कुछ काम किया, लेकिन सबसे पहले हम किसी कलाकार से उसकी सुबह की शुरुआत की बात करते हैं जिसके पास इतना सारा ज्ञान हो। तो आप अपनी सुबह की शुरुआत किस तरीके से करते हैं? देखिए, सुबह की शुरुआत मुझे लगता है कि ईश्वर को याद करके हम लोग करते हैं और ईश्वर जो है बहुत सारी प्रेरणाएं आपको जीवन में देता है जी। और मुझे लगता है कि मेरी सुबह जो है लिखने से शुरुआत होती है मेरी। जो कुछ मैं जीवन को अनुभूत करता हूँ, जिस तरह से जीवन को देखता हूँ और कलाएं जिस तरह से मुझे रंजित करती है, उन सब का कुछ न कुछ अंश जो है अपने लिखे में अगर मैं सहेज लेता हूँ तो मुझे लगता है मेरी सुबह सार्थक हो गई है जी। तो इस तरह से सुबह होती है। लेकिन अगर हम जीवन की सुबह की बात करें तो वो बचपन की सुबह, वो बीकानेर वाली सुबह, उसको कैसे आप आज याद करना चाहेंगे? और थोड़ा बचपन के बारे में बताइए। बचपन बड़ा सुखद था और मुझे लगता है कि सुभद्रा कुमारी चौहान की कविता बहुत ही खूबसूरत सी है कि कोई लौटा दे मेरे बीते हुए दिन। मैं बीकानेर में जन्मा और जन्मने के बाद में मुझे लगा कि जीवन को जिस तरह से हम देखते हैं माता पिता के साये में जो है, और वो जो दिन थे बचपन के, वो बड़े उमंग और उत्साह से भरे हुए दिन थे और ऐसे दिन थे जिनको हम चाह कर भी भुला नहीं सकते, क्योंकि बचपन पर भी लौट के वापस नहीं आता है। और वो जो उन्मुक्तता, तमाम चीज़ों से हम लोग मुक्त जो थे, खेलना, कूदना, उछलना और इस बात की परवाह नहीं करना कि कौन व्यक्ति आपके बारे में क्या सोच रहा है जी। कुछ करते हुए बचपन हर गम से बेगाना होता है इसीलिए। अन्यथा अभी इस रूप में लगता है कि हम कुछ भी करते हैं उससे पहले ये बात दिमाग में, जहन में कौंधती है कि अगर ये कुछ किया है तो इसका परिणाम क्या होगा। लेकिन बचपन इन सब चीज़ों से मुक्त होता है। तो मुझे भी मेरा बचपन इस रूप में बड़ा सुखद मिला कि मैंने बचपन को भरपूर जिया और बचपन को जो जीने की कुछ यादें, स्मृतियां जो है शायद अभी भी जो है तो मेरे लेखन का हिस्सा है। तो कहीं कोई ऐसी स्मृति या कोई ऐसे मोमेंट जो कि आपको आज भी याद आता हो? मैं बचपन में शुरू से ही घुमक्कड़ वृत्ति का रहा। स्कूल में जब पढ़ा करता था तब भी हम लोगों ने ये देखा कि कहीं न कहीं बाहर जाने का कोई बहाना कैसे मिले। तो हम लोग जिस बेंच में बैठा करते थे उसको एक ग्रुप हमने बना लिया था और ये तय कर लिया था कि जब कभी अवकाश का दिन होगा, शहर से बाहर कोई ऐसा स्थान चुन लेते थे हम लोग कि वहाँ सारे मित्र लोग जाया करेंगे। और एक बड़ी बात हम लोग यह भी करते थे उस समय कि जब वहाँ क्या कुछ खाया पिया जाएगा तो हम लोगों ने तय किया कि हर जो हमारा मित्र है अपने घर से जो बेहतरीन उसकी मम्मी बनाती है वो जो है लेके आएगा खाने का सामान, केवल अपने लिए, अपने जितना। तो सब व्यक्ति अपने अपने जितना लेके आते थे और सब बांट कर फिर हम लोग पिकनिक जहाँ पर जाते थे वो खा लिया करते थे। एक तो बचपन की यादें हैं। दूसरा, बीकानेर शहर बड़ा अलमस्त शहर है और एक बड़ी खूबसूरत सी बात मैं आपको बीकानेर की बताऊं कि वहां पर चौक मोहल्लों का शहर है। अच्छा। हर चौक मोहल्ले में एक तखत यानी पाटा बिछा हुआ होता है। रात रात भर हम लोग उस पाटे पे जागते भी हैं, चाहे सर्दी हो चाहे गर्मी हो, क्योंकि बीकानेर कभी सोता नहीं है। अच्छा। सर्दी हो या गर्मी, पूरी रात बीकानेर हथायां चलती रहते हैं। हथायां मतलब बातें चलती रहती है वहां पर। और ये भी था हम लोगों को, हम जो पढ़ा करते थे कि जब कभी कोई मित्र हमारे इलाके में आता था तो जो कुछ भी खर्चा होता था
खाने पीने का, या जो भी वो फरमाइश करता था कि पान खाना है मुझे या कोल्ड ड्रिंक पीनी है, तो वो उस व्यक्ति की जिम्मेदारी होती थी उस इलाके, उस क्षेत्र विशेष की, कि वो तमाम खर्चा वह वहन करता था। और हम जब उसके इलाके में जाते थे तो वो उसका किया करते थे जी। तो मुझे लगता है कि वो एक बड़ा आत्मीयता और अपनापे का शहर जो बीकानेर है, उस शहर को मैंने जिया है और उसकी संस्कृति मेरे रगों में भी दौड़ रही है। बचपन की खूबसूरती है तरुण, और ये ऐसी यादें हैं जो ताउम्र हमारे साथ चलती हैं। राजेश जी, आपकी एजुकेशन की हम बात करें तो बचपन के साथ वो भी खूबसूरत यादें जुड़ी होती हैं स्कूल और कॉलेज की, तो उसके बारे में बताएं। मैंने बीके स्कूल में अध्ययन किया बीकानेर में जो है, और स्कूल की जो जीवन जो मेरा था स्कूल का, उसमें भी बहुत जल्दी जो है मेरी जो रुचि चूंकि संगीत से थी, तो हम लोग वहाँ पर भाग लिया करते थे, जो प्रतियोगिताएं स्कूल की हुआ करती थी। और स्कूल के बाद कॉलेज की जो लाइफ जब शुरुआत हुई थी, उस स्कूल और कॉलेज की लाइफ के बीच में मैंने लिखना शुरू कर दिया था अखबारों में जी। तो मुझे लगता है कि मैंने कभी पॉकेट मनी घर से ली नहीं, इतना कुछ लिखने से कमा लेता था उस समय में, और बड़ी बड़ी पत्र पत्रिकाओं में छपने लग गया था। अच्छा। तो एक उत्साह और उमंग हमेशा रहा करती थी कि हर दिन एक अखबार का वहां पर होकर हुआ करते थे, अखबार की एक दुकान हुआ करती थी। जब सुबह होती थी तो कुछ न कुछ पहले लिखा हुआ भेजा करते थे अखबारों में। सुबह होते ही ये उत्साह उमंग रहता था कि उस दुकान पे लपक कर पहुंच जाएं और देखें कि हमारा क्या कुछ वहां पर छपा हुआ है, और कुछ न कुछ मिल जाता था जो मैं लिखता था। तो मुझे लगता है कि मेरा बचपन और कॉलेज का जो जीवन है वो भी लिखने से ही जुड़ा रहा है आरंभ से ही। ये लिखने की जो इंस्पिरेशन है जी, कहाँ से, सबसे पहले क्या लिखा और कैसे इंस्पिरेशन मिली? किसको देखकर आपको लगता था कि मैं भी लेखक बनूं, कवि बनूं, आलोचक बनूं, यात्राएं वृत्तांतकार बनूं? मेरे घर में एक प्रकार से कहूँ कि लिखने का मुझे विरासत में माहौल मिला। जी। मेरी माताजी जो है, मेरी मम्मी जो है, वो स्कूल में पढ़ाती थी और उनका पढ़ने का बहुत बड़ा शौक था। तो शुरू से मुझे शरद चंद्र, रविंद्रनाथ टैगोर, तमाम जो बड़े बड़े लेखक हैं उनका साहित्य घर में मिल गया था। तो स्कूल में भी जब पढ़ा करते थे तो इतनी सारी जब किताबें घर में देखते थे तो उनको देखकर जो है मैं चुपके बहुत सारी चीजें पढ़ लिया करता था जी। और वो मुझे लगता है कि पढ़ने का जो संस्कार है वो बचपन में ही माताजी से मुझे मिल गया था। और जब मैं कुछ थोड़ा बहुत लिखा करता था तो उसकी श्रोता जो है सबसे पहले माँ ही हुआ करती थी जी। जब वो किचन में जो है कुछ पका रही होती थी या वैसे ही कहीं कोई काम कर रही होती थी तो मैं तुरंत पहुंच जाता था कि मैंने कुछ नया लिखा है। तो मैं सुनाता था मम्मी को, और ये बड़ी सुखद बात थी कि मम्मी बहुत कुछ जो मैं लिखता था उसमें जो कुछ गलतियां होती थी उसी से मैं उसको टोक कर सुधार देती थी। जी। तो मुझे लगता है मेरे लिखने का परिष्करण भी धीरे धीरे जो है आरंभ से ही मेरी माँ के कारण होता रहा। ये लिखने और अनुशासन को भी अगर हम जोड़ें तो कहीं ये कहें कि आपके पिताजी भारतीय सेना में रहे तो वो अनुशासन आपके लिखने में रहा ताकि ये आगे जीवन भर अभी तक चल रहा है? जी, ये बड़ी महत्वपूर्ण बात है कि मेरे पिताजी जो है वो सेना में, भारतीय सेना में रहे और बहुत अनुशासित जीवन हम लोगों ने जिया शुरुआत में। जी। सुबह उठने से लेकर तमाम जो दिन जो गुजरता था हम लोगों का वो पिताजी के साये में गुजरता था। और पिताजी बहुत सख्त मिजाज के थे, लेकिन मैंने धीरे धीरे महसूस किया कि वो अंदर से जितने दिखते थे सख्त उतने थे नहीं, बहुत कोमल हृदय के थे वो। और कभी उन्होंने तारीफ शुरुआत में की नहीं किसी बात की, चुपचाप सुन लिया करते थे। लेकिन मुझे लगता था कि जो कुछ हम लोग कर रहे हैं उस पर उनकी पैनी निगाह रहती थी। लेकिन एक चीज मैंने अपने पिताजी से सीखी कि जो भी काम करो उसको मन से करो और पूरी तन्मयता से करो, और जीवन में समय का बहुत ख्याल रखें कि इस समय को कोई कौन सा काम करना है। और जीवन के लिए बहुत जरूरी होता है कि माता पिता बहुत कम उम्र में जब हम कुछ करना चाहते हैं भविष्य के लिए हमें सपोर्ट करें तो वो सपोर्ट हमें जिंदगी भर काम आता है। राजेश जी, आप सफल लेखक हैं, कविताएं लिखते हैं, कई पुस्तकें आपकी आ चुकी हैं, लेकिन मैं बात करूं आपकी सबसे फेमस पुस्तक रंगनाथ, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। बताएं उसके बारे में कि जिन दर्शकों ने जिन्होंने पढ़ी नहीं है, रीडर्स ने, वो इसके बारे में जान पाए कि आखिर ये टाइटल आपने कैसे दिया इसे और इस पुस्तक में ऐसा है क्या? हाँ, रंगनाथ बड़ी महत्वपूर्ण कृति रही है और मुझे लगता है कि पूरे हिंदुस्तान और हिंदुस्तान से बाहर भी जो प्रवासी भारतीय हैं उन लोगों ने उसको बड़ा अप्रिशिएट किया, और मुझे खुद भी इतना पता नहीं था कि इस रूप में इस किताब को सराहा जाएगा। जी। चूंकि मैं संगीत, नृत्य, चित्रकलाओं बल्कि छायांकन से भी जुड़ा रहा हूँ। मैं खुद छायांकन करता भी हूँ। मैंने जब बहुत सारे
चीजें देखी जीवन में जो है, नृत्य, संगीत और नाट्य के जो प्रस्तुतियां जो है, तो मेरे अंदर कुछ ना कुछ घटित होता रहता था। एक तो ये होता है कि हम किसी कलाकार के बारे में ये लिखें कि उसका जन्म कब हुआ, उसके कितने कार्यक्रम प्रस्तुत किए गए। मुझे इससे बड़ी चिढ़ रही है शुरुआत में, क्योंकि किसी पे लिखना जो है यह नहीं होता है कि उसने कैसे जिया है जीवन को, उसका जन्म कब हुआ, बायोग्राफी जो है। और अब तो इंटरनेट पर तमाम चीजें उपलब्ध होती किसी भी बड़े शख्सियत के बारे में। मैंने असल में ये तमाम चीजें जो है, जो रंगनाद में जो लिखा है, उसमें कलाकार को सुनकर या उसके नृत्य को देखकर या नाट्य की उसकी प्रतिभा को अनुभूत करके उसमें लिखा है। तो ये जो संग्रह मेरा है रंगनाद जो है, वो संगीत, नाट्य, चित्रकला, छायांकन, इन पर एकाग्र मेरे आलोचनात्मक निबंध है। जैसे अमीर खान साहब का मैं आपको बताऊं कि अमीर खान साहब के बारे में मैंने इसमें लिखा हुआ 10 पेज, उसमें अमीर खान साहब के गायन के बारे में है। इसमें पंडित जसराज के बारे में मैंने लिखा है कि उनका गायन कैसे आपको मन में प्रफुल्लित करता है। इसमें पंडित भीमसेन जोशी के बारे में है, मलुका साराभाई के बारे में इसमें, मैंने मल्लिका साराभाई के बारे में इसमें लिखा है। और तमाम जो हिंदुस्तान की बड़ी शख्सियत है जो संगीत, नृत्य, चित्रकलाओं की, हेबर की रेखाओं के बारे में मैंने इसमें लिखा है। और उन सब के बारे में जो लिखा है, असल में वो एक प्रकार से मेरी अनुभूतियां हैं उसमें कि मैंने उसको कैसे रंजित किया। एक वाक्य आपको बताऊं कि अमीर खान साहब पे मैंने इसमें लिखा, और उसके लिखने की शुरुआत इस रूप में हुई कि प्रयाग शुक्ल जो है, वो संगना के संपादक थे उस समय, संगीत नाटक अकादमी पत्रिका के। एक दिन उनका फोन आता है कि राजेश जी, मुझे अमीर खान साहब पे आपका लिखा हुआ चाहिए। अब संकट यह था कि अमीर खान साहब को मैंने सुना तो था, लेकिन इतना बहुत अधिक नहीं सुना था कि उन पे लिखा जा सके। मैंने अमीर खान साहब को सुनना प्रारंभ कर दिया। जब ऑफिस से आता मैं, तो आते ही सबसे पहले उनके कोई न कोई रिकॉर्ड में लगा देता। नेट से उनको खूब ढूंढा मैंने। 3 महीने तक लगातार मैं अमीर खान साहब को सुनता रहा, उनके गायन को सुनता रहा, रिसर्च होती रही। जी। और सुनते सुनते मुझे लगा कि मैं बहुत कम जान रहा था उनके बारे में, लेकिन जब पूरी तरह से उनको सुना, तो जो कुछ मैंने सुना उसी को मैंने अपने लिखे में सहेजा। और विशेषांक वो निकालना चाह रहे थे प्रयाग शुक्ल जी, लेकिन विशेषांक की बजाय उन्होंने जो अंक जा रहा था प्रेस में, उसी में सबसे पहला आलेख अमीर खान साहब को मेरा दे दिया था। क्या बात है सर। यहाँ पर जो बात करना चाहूंगा, जैसे किसी संगीतकार को आप सुन रहे हैं, उसका मनन कर रहे हैं, फिर उसके बाद लेखन कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं संगीत भी अपने अंदर विद्यमान होना तो चाहिए, तभी संगीत को शायद समझ पाएंगे। हाँ, ये अच्छी बात है कि हम लोग, ये माना जाता है कि कोई व्यक्ति संगीत, नृत्य, चित्रकलाओं पे तभी लिख सकता है जब खुद संगीत और नृत्य से जुड़ा हुआ, उसकी शास्त्रीयता से उसकी थोड़ी बहुत जानकारी हो। लेकिन मुझे लगता है कि अगर आप अच्छे श्रोता हैं, अगर अच्छे आप दर्शक हैं, तो आप उस पे बहुत बेहतरी से लिख सकते हैं, बशर्ते कि ईमानदारी से आप संगीत का आस्वाद करते हैं, नृत्य को देखते हैं और चित्रकला की रंग और रेखाओं में आप रमते हैं। क्योंकि पलुस्कर जी ने बहुत पहले एक बात कही थी कि हमें तानसेन नहीं बनाने हैं, हमें कानसेन बनाने हैं। वाह, श्रोता बनाने हैं। जी। तो अगर आप अच्छे श्रोता हैं तो आप बहुत अच्छा लिख सकते हैं। और तमाम जो कलाएं हैं, भारतीय जो कलाएं हैं, संगीत, नृत्य, चित्रकला, क्योंकि हमारे यहाँ पर कलाओं की वैदिक कालीन संज्ञा जो है वो शिल्प कही गई है। शिल्प का मतलब आज का शिल्प नहीं, शिल्प का मतलब नृत्य, शिल्प का मतलब संगीत, शिल्प का मतलब वास्तु, और तमाम जो कलाएं हैं वो शिल्प के अंदर समाई थी। इसीलिए वैदिक कालीन जो ऋषि है उनको शिल्पी कहा जाता था। विष्णु धर्मोत्तर पुराण में एक बड़ा खूबसूरत सा प्रसंग है कि ऋषि मार्कंडेय से राजा वज्र कहते हैं कि मैं एक मूर्ति की स्थापना करना चाहता हूँ। तो कहते हैं मूर्ति की अगर आप स्थापना करना चाहते हैं तो आपको संगीत का ज्ञान जरूरी है। तो कहते हैं ठीक है, संगीत सिखा दीजिए। बोले संगीत के लिए आतोध्य यानी वाद्य यंत्र का ज्ञान जरूरी है। तो बोले ठीक है, वाद्य यंत्र सिखा दीजिए। बोले वाद्य यंत्र के लिए गीत का ज्ञान जरूरी है। तो बोले ठीक है, मुझे गीत का ज्ञान करा दीजिए। बोले गीत के लिए थोड़ा बहुत नाट्य का ज्ञान जरूरी है। इस तरह से ये प्रसंग आगे बढ़ता रहता है। उसका मूल यह है कि हर कला दूसरी कला से गहरे से जुड़ी हुई है, और एक कला को जाने बिना आप दूसरी कला में प्रवेश कर नहीं सकते। तो इसलिए यही कलाओं का एक कला आप में और है जो कि जिसके लिए आपने लिखा, पर्यटन की कला। ये भी अपने आप में लिखना उस पर बड़ा, और एक टाइटल इन्होंने एक पुस्तक को दिया है तरुण, भारत में पर्यटन, कन्याकुमारी। भारत में पर्यटन, कश्मीर से कन्याकुमारी, और भी बहुत 19 किताबें आपकी हैं, उनमें कई नाम हैं। तो इस बीच पर्यटन की बात करते हैं, भारत में पर्यटन, उस किताब के बारे में कैसे ख्याल आया? कश्मीर से कन्याकुमारी, हम लोग जब बात करते हैं तो कहते हैं कश्मीर से कन्याकुमारी तक भारत एक है। ये नेशनल बुक ट्रस्ट इंडिया से मेरी किताब यात्रा वृतांत मेरा प्रकाशित हुआ, और इसमें वो तमाम यात्रा वृतांत है जो मैंने
अलग अलग प्रयोजनों से यात्राएं मैंने की थी। जी। बड़ा मुश्किल होता है किसी किताब के बारे में शीर्षक तय करना, क्योंकि मैं बहुत यही सारी आपसे चीजें। जानना चाहूंगी, आपको थोड़ा सा विराम देके, इतने खूबसूरत टाइटल, पुस्तक तो खूबसूरत होती है लेकिन उससे ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है उसका टाइटल। वो कैसे आप चुनते हैं कि ये टाइटल कैसे जहन में आता है? हाँ, असल में क्या होता है कि हम लोग जब किताब पूरी हो जाती है तब उसी उहापोह में होते हैं कि इसको क्या शीर्षक क्या दिया नाम जाए। हाँ। और इस किताब का शीर्षक भी कुछ इसी तरह से हुआ कि यूँ लग रहा था कि पहले तो कि इसका शीर्षक विश्व के पहले गणतंत्र में दे देते हैं, क्योंकि उसमें वैशाली पर भी एक यात्रा संस्मरण है। जी। इसमें कन्याकुमारी पर भी यात्रा संस्मरण है, और कश्मीर में मैंने 1989 में जब मैं कॉलेज में पढ़ता था जी, तब मैं 15 दिन तक रहा। उसके बाद में 2000 में फिर मैं कश्मीर गया। मुझे कश्मीर निरंतर बुलाता रहा। तो अचानक मेरे जहन में आया कि इसमें करीब करीब हिंदुस्तान की तमाम यात्राएं मैंने जो की है उसमें संकलित है, तो क्यों नहीं इसका नाम कश्मीर से कन्याकुमारी दें। जी। अब प्रश्न ये आया कि ये इतना कॉमन नाम इस तरह का था, लेकिन मुझे लगा कई बार व्यक्ति जो अपने पास बहुत सहज नाम होता है उस पर जाता नहीं है। जी। तो ये नाम मुझे किसी किताब का लगा नहीं, तो मैंने लगा किसी को कश्मीर से कन्याकुमारी नाम दे देते हैं, क्योंकि कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक इसमें यात्राएं जो मैंने की है वो इसमें संकलित है। क्योंकि यात्राएं जो है असल में किसी भौगोलिक स्थान विशेष की नहीं होती है। मुझे लगता है यात्रा उस स्थान के साथ साथ वहाँ की संस्कृति, वहाँ की कला और वहाँ के इतिहास से जुड़े जो अनुभूतियां हैं उसकी भी होती है। क्योंकि हम कहीं जाते हैं तो केवल उस स्थान विशेष को ही नहीं जीते हैं, जी। वहाँ के परिवेश को अनुभूत करना शुरू कर देते हैं। तो यात्राएं भौगोलिक नहीं होती है। जी। यात्राएं जो है जीवन को स्पंदित करती हुई उस समकाल को भी एक प्रकार से परिभाषित करती चली जाती है। तो जब ऐसी हम जाते कौन हैं वहाँ पर। सी जगह है जो कि वास्तव में आपके दिल को ऐसी छू गई हो? किताब में तो कश्मीर से कन्याकुमारी तक पूरा आपने देखा, कौन सी ऐसी जगह जहाँ रहने का मन कर गया, वो यहीं रह जाऊं? भारत में तो मुझे लगता है कि कोई भी ऐसा स्थान नहीं है जहां पर हम जाएं और मन नहीं करे कि आप वहां रम जाएं, क्योंकि वैविध्यता की संस्कृति भारत की है। और इतना कुछ भारत में मुझे लगता है कि आप बाहर अगर जाने की सोचें तो उससे पहले भारत को अगर अनुभूत कर लें, भारत की यात्रा कर लें, तो वो बहुत कम होगी, क्योंकि बहुत मुश्किल है पूरे भारत की यात्रा करना। एक स्थान पर मैं गया था सिक्किम, जी, गैंगटॉक में। वहां पर मुझे बड़ा खूबसूरत सा वो स्थान लगा कि नाथुला दर्रा वहाँ पर है जो चाइना बॉर्डर के बिल्कुल पास में है। लेकिन एक बड़ी अच्छी अनुभूति उसमें जुड़ी हम लोगों की। हम लोग आ रहे थे वहाँ से नाथुला से वापस, और हम लोगों की फ्लाइट थी। तो जब वापस तिस्ता नदी से होते हुए हम गैंगटॉक से नीचे उतर रहे थे, तो एक ड्राइवर जो है गाड़ी जो चला रहा था उसने कुछ पैकेट डबल रोटी के लिए, सिक्किम में पॉलीथीन बैन है, हमने उससे कहा कि इतने सारे पैकेट डबल रोटी के क्यों ले लिए तुम? उसने कहा मेरे बच्चे हैं रास्ते में मिलेंगे, वो भूखे हैं, उनको खिलाना है। हम लोगों ने भी सोचा कि सही कह रहा है, बच्चे होंगे। और जब गाड़ी नीचे उतर रही थी तो एक स्थान पर बहुत सारे बंदर गाड़ी के आसपास आ गए। उसने गाड़ी रोकी और डबल रोटी से तमाम जो ब्रेड निकाल कर उन बंदरों को उसने खिला दी। जी। तो मैं चौंका कि मैंने कहा ये कैसे? तो उसने कहा यही मेरे बच्चे हैं, क्या बात और ये मेरा इंतजार करते हैं जब तक मैं यहाँ से नहीं जाता हूँ, तो इन डबल रोटी का इंतजार करते हैं। तो एक बड़ी संवेदना मुझे लगा कि उसको स्पर्श उस ड्राइवर के जरिए हमने उस संवेदना को किया। राजेश जी, जी, यात्रा करना जी। और जगह को जीना और उसी तरीके से उसको एक पुस्तक के रूप में सामने लाना कैसे कर पाते हैं? क्योंकि एक लेखक ही जान सकता है किसी जगह को पूर्ण रूप से शब्दों के रूप में ढालना। जी। कैसे कर पाते हैं आप? तो यात्रा वृतांत लेखन बेसिकली है क्या, और क्या विशेषता है, कैसे लिखा जाए अगर हम भी चाहें? ये बड़ा आसान काम है मुझे लगता है लिखना जो है, क्योंकि मैं असल में शुरू से ही डायरी लिखने से जुड़ा रहा हूँ। बचपन में जब कभी मैं कोई अच्छी काम करता था या कोई अच्छी चीज देखता था या कोई अच्छी चीजें अनुभूत करता था, उनको अपनी डायरी में अंकित कर लिया करता था। और डायरी लेखन का मेरा सिलसिला बचपन से ही जारी है, क्योंकि आप कहीं यात्रा करके आते हैं तो इतनी सारी चीजें जुड़ती है कि उसको याद रख पाना संभव नहीं होता है। तो मुझे लगता है मेरे लेखन का बहुत बड़ा आधार मेरी वो डायरी लेखन भी है। और यात्रा जो है, यात्राएं जितनी मैं करता हूँ उन यात्राओं में बहुत कुछ ऐसा घटित होता रहता है जो अगर मैं यात्रा नहीं करता तो शायद मुझे अनुभूत नहीं होता। तो वो जो चीजें हैं मैं लिख लेता हूँ डायरी में, और जब कभी उस स्थान को फिर से लेखन के जरिए उद्घाटित करना चाहता हूँ तो वो डायरी लेखन
मेरे समक्ष होता है तो स्मृतियां एक प्रकार से स्पंदित होती है। हाँ। और वो सारी स्मृतियां जो है मेरे लिखने में एक प्रकार से आ जाती है। डायरी के पन्नों को अगर खोल के देखा जाए, कोई ऐसा स्मृति, कोई ऐसा अनुभव जो आपको अभी तक याद रहता है, वो होता है कि एक फेवरेट जो मोमेंट होता है वो शेयर करें। ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो डायरी में मुझे अंकित की हुई मेरे लिखने को संबल देती रही है। ऐसे बहुत सारे अनुभव जो है मेरे साथ जुड़े हुए हैं। मैं 2000 उससे पहले जो है जब मुंबई में मैंने कुछ समय बिताया मैंने फिल्म पत्रकारिता के जरिए, तो ऐसी बहुत सारी चीजें, जैसे गुलजार से मैं मिला, ओस्कियाना उनका बंगले का नाम है वहाँ पर बांद्रा में जो है। उन्होंने एक बहुत खूबसूरत सी बात की। मैं उनका पहला गीत था मोरा गोरांग ले ले मोहे श्याम रंग दई दे, है ना, बंदिनी फिल्म का। तो मैंने उनसे एक प्रश्न किया कि आप फिल्मों के लिए गीत लिखते हैं और दूसरे से तमाम काम करते हैं, ऐसा नहीं होता कि पहले से जो धुन बनी हुई होती है उसी पे आपको जो है गीत लिखना होता है? तो उसमें ऐसा नहीं लगता कि एक लेखकीय स्वतंत्रता का हनन होता है? क्योंकि हम लोग ये मान के चलते हैं कि अगर किसी टास्क आपको दे दिया तो लिखना मुश्किल हो जाता है। लेकिन उन्होंने बहुत खूबसूरत सा जवाब मुझे दिया और मेरे जहन में भी अंकित है वो जवाब। उन्होंने कहा कि आप पंडित भीमसेन जोशी को सुनते हैं राग भैरवी में, आप पंडित जसराज को सुनते हैं राग भैरवी में, कुमार गंधर्व को सुनते हैं राग भैरवी में, सभी राग भैरवी में गाते हैं, लेकिन फिर भी सबके श्रोता अलग अलग होते हैं। जी। सही। क्योंकि राग वही होता है और अनुशासन में बंध कर ही आपको गाना होता है, लेकिन फिर भी कलाकार अपनी स्वतंत्रता ढूंढ लेता है। जी। और यही हम लोगों के साथ गीत लेखन में भी होता है कि बंधी बंधाई धुन होती है, लेकिन हम उस अनुशासन से बंधे होते हैं कि उस पर्टिकुलर समय में हमें लिख कर देना है। जी। उससे मुझे लगता है उस अनुशासन से कला निखरती है और उसमें फिर आपका एक मुहावरा भी बन जाता है। यहाँ पे गुलजार की बात हुई, संगीत की बात हुई, तो मुझे जब मैं पढ़ रहा था आपके बारे में, संवाद की बात आई। इंटरव्यू जो आपने मुंबई रहते हुए संवाद के लिए जब लेखन किया, इंटरव्यू किए, तो ओपी नैयर साहब, लता मंगेशकर जी, मन्ना डे जी, ऐसे लोगों के साथ आप उनके इंटरव्यूज किए। 3 दिन मन्ना डे के साथ जी और इनके ओपी नैयर जी के साथ, जरा उस बारे में बताएं, कैसा एक्सपीरियंस रहा और कैसे वो इंटरव्यू लिए जाते हैं? जी, बड़ा अच्छा लगता है जब कभी आप उस शख्सियत से मुलाकात करते हैं जिसको आपने जहन में जिया है। जी। मैं जब छोटा था तो ट्रांजिस्टर सुना करता था और बीकानेर में हम लोगों का जो घर था उसकी छत पर हम लोग सोया करते थे। अब तो मुझे लगता है छत पे सोना बड़ा मुनासिब नहीं समझा जाता है। जी। और उस समय उर्दू सर्विस और तमाम बीबीसी के जरिए हम लोग फिल्मी गीतों को सुना करते थे और सुनते सुनते कई बार वो लगता था कि क्या कभी इन शख्सियों से तो मुलाकात भी होगी की। और मुझे लगता है सपने कई बार सच हो जाते हैं। जी। मन्ना डे के साथ 3 दिन रहने का सुयोग रहा। उनके साथ बहुत सारी बातें मैंने साझा की, उनको सुना मैंने, उनकी जीवनी के बारे में। नैयर साहब का प्रसंग तो बहुत ही रोचक है। मैं आपको बताऊं कि मैं मुंबई जब मैं था वहां पर, ओपी नैयर साहब, तो महिपाल जो बड़े कलाकार रहे हैं जिन्होंने पुरानी पौराणिक फिल्मों में काम किया है, जी। मैं उनके घर वानखेड़े स्टेडियम के पास में उनका फ्लैट था, वहां पर उनसे बातचीत कर रहा था। वो बड़ी अच्छी कविताएं भी लिखते हैं। तो उनसे जब बातचीत हुई तो उन्होंने कहा कि तुम अभी क्या कर रहे हो? तो मैंने कहा मैं एक कॉलम लिख रहा हूँ फिल्मी जो शख्सियतें हैं जो फिल्म संगीत से जुड़ी हुई हैं। तो उनका तुमने ओपी नैयर से मुलाकात की? मैंने कहा नहीं, नैयर साहब से तो मुलाकात नहीं की, उनको सुना खूब है, कितना अच्छा हो कि नैयर साहब मिल जाएं। बोले मैं तुम्हें बताता हूँ, तुम मेरा नाम ले लेना, वो जुहू विले पार्ले में एक उस होटल में रुके हुए हैं, तो चले जाना। अब मैं वहां चला गया तो मेरे अंदर का पत्रकार जाग गया, क्योंकि ऐसा हम लोग मान के चलते हैं कि पत्रकार जो होता है उसको कोई मना नहीं करता है। जी। और ये बड़ी मूर्खता की बात भी होती है। मैं वहां गया और मैंने जब रिसेप्शन के पास गया, संयोग की बात कि नैयर साहब वहीं मिल गए। अच्छा। उनके हैट लगाया हुआ, एक डंडा हाथ में, और मैंने उनसे तुरंत उनको कहा कि नैयर साहब मैं राजेश व्यास हूँ। तो उन्होंने कहा तो बताइए। तो मेरे साहब मुझे आपका इंटरव्यू करना है। तो आपने मेरे से पहले अपॉइंटमेंट लिया था क्या? मैंने कहा नहीं, अपॉइंटमेंट तो नहीं लिया, लेकिन मैं पत्रकारिता करता हूँ तो आपका इंटरव्यू बड़ा अच्छे से छापूंगा मैं। तो उनका नहीं, आपने पहले कोई इंटरव्यू का अपॉइंटमेंट अगर लिया होता तो मैं आपसे बात करता, आपने लिया नहीं इसलिए मैं नहीं बात करता। जी। मेरा पत्रकार बिल्कुल कहीं गुम हो गया। जी। और मुझे लगा ये तो बात ही नहीं करना चाहता। उन्होंने फिर आगे कर दी। फिर मैं फिर वापस लपका उनके पास में। मैंने कहा नहीं साहब, मैं बीकानेर से आया हूँ और इस तरह से लिखा करता हूँ। तो बोले मैं क्या करूँ उसका? तो मैंने साहब आपका इंटरव्यू छपेगा तो बहुत सारे लोग पढ़ेंगे, क्या हो जाएगा उससे पढ़ेंगे तो? मुझे नहीं देना इंटरव्यू। तो मुझे लगा तो छूट रहा है मामला। फिर मैंने अचानक याद है, मैंने कहा साहब महिपाल जी ने आपके बारे में नाम दिया था, कहा था कि मेरा नाम लेके मिल लेना। अच्छा तो पहले बताते आप। अरे वाह। फिर हम अंदर चले गए उनके कमरे में।
तो मैं जैसे ही बैठा मैंने सोचा बड़ा सा इंटरव्यू उनका लूंगा मैं। 2 मिनट बाद एक व्यक्ति एंटर होता है उनके कमरे में जी और एक ब्रीफ केस छोटा सा लेके आता है। तो आते उसको पूछते हैं पैसे लेके आए हो? जी तो वो कहता है हाँ पैसे लाया हूँ। तो देखते हैं उसमें बहुत सारे नोट होते हैं उसमें ब्रीफ केस में। तो कहता है ठीक है रख दो। चला जाता व्यक्ति। तो मुझे कहते हैं कि इसने मेरा इंटरव्यू लिया था, मैंने इससे जो है ना ये पैसे इसलिए लिए। अब मैं अंदर से खूब डरा। मैंने कहा कि अगर पैसे लेके इंटरव्यू लेते तो मेरे पास तो पैसे है ही नहीं जी। तो मैंने कहा अच्छा बहुत अच्छा रहा सर, आपसे मुलाकात हो गई, आपसे भेंट हो गई, मैं विदा लेता हूँ। बोले नहीं आप तो कह रहे थे ना इंटरव्यू लूंगा। मैंने नहीं सर इंटरव्यू तो मुझे नहीं लेना है। बोले नहीं इंटरव्यू कैसे नहीं लोगे, आए इसीलिए हो। तो मजे लेते रहे। थोड़ी देर बाद फिर उन्होंने ठहाका लगाया एक बड़ा सा। अच्छा बोले मैं तुमसे पैसे नहीं लूंगा, तुम लिखने पढ़ने वाले हो, ये तो कॉमर्शियल उपयोग करता है मेरे इंटरव्यू का, तो मैं उससे पैसे लेता हूँ। तो इस तरह से शुरुआत उनसे हुई। उसके बाद में उन्होंने बहुत सारी बातें मुझसे साझा की जी। इसी तरह से प्यारेलाल जी से संवाद हुआ। म्यूजिशियन जो रवि है जी, उनसे मैंने भेंट की। तो उन्होंने एक बहुत खूबसूरत सी बात रवि ने कही जी कि हेमंत दा के साथ वो काम किया करते थे सहायक के रूप में। और रवि ने बताया कि एक दिन हेमंत दा ने कहा कि अब भाई तुम अपना काम अपने अलग से करो, मैं अलग से करूंगा। तो उन्होंने कहा कि मेरे को एक बड़ा झटका सा लगा, क्योंकि उस जमाने में 300 रुपए रवि को हेमंत दा दिया करते थे जी। तो बड़ी अच्छी गुजर होती थी। तो उनका अब से कल से रुपए मिलेंगे नहीं। और हेमंत दा ये कह के चले गए कश्मीर। और मैं बड़ा दुखी सा, रात भर हम लोग सो नहीं पाए पत्नी के साथ में। सुबह मैं गया वहां पे, तो उन्होंने कहा कि साहब आपका हेमंत दा ने कहा कर दिया जाए। तो मैंने कहा मैं क्या करूंगा। तो रवि ने बताया कि उनको 4-5 फिल्में हेमंत दा ने दिला दी थी जी। और वो ये कहते बिल्कुल रोने से लग गए थे। उनका उस जमाने में ऐसी शख्सियतें होती थी। उनका कि तुम मेरे साथ रहोगे अगर, हेमंत दा ने कहा, तो तुम्हारी पहचान नहीं बनेगी जी। और अगर तुम अलग से काम करोगे तो पहचान बनेगी। रवि के बारे में आप सभी जानते हैं कि उन्होंने कितना बेहतरीन संगीत जो फिल्मों को दिया जी। ऐसे ऐसे किस्से जो है मैंने संजोए। और सूर जो सजे मेरी किताब जो है, जिस तरीके से आप किस्सों को सुनाते हैं, आप उस पल में जिए हैं, लेकिन जो किस्सों को सुनते हैं वो भी उस पल में चले जाते हैं। इस तरीके से आप आपने जो पल जिए हैं उसे आप शेयर करते हैं। अजय जी, आपने अब तक किन किन का इंटरव्यूज लिया है, किस तरीके से लिया है, और मुंबई की जो लाइमलाइट है वहां से आप कितना बच पाए? मुंबई कभी नहीं सोने वाला शहर है। जब मैं मुंबई में था तो हम लोग डॉक्यूमेंट्री जो बनाया करते थे, लिखने से मैं जुड़ा हुआ था। और जब खाली समय होता था तो चूंकि संगीत से मेरा लगाव था, तो मैं प्यारेलाल जी के पास गया, मन्ना डे के पास गया, मैं प्रदीप जो है बहुत बड़े गीतकार और गायक जो रहे उनके पास में गया, और लता मंगेशकर और तमाम शख्सियतों से मैंने मुलाकात की। और मैंने एक चीज की कि मुझे लगा कि इनका इंटरव्यू करना तो ठीक है कि हम लोग कर लेंगे, जो सब लोग जानते हैं वो लाइफ नहीं। मैंने उनसे वो चीजें पूछी कि जैसे कोई गीत बन गया है तो उसकी कैसे उसका सृजन हुआ है, उसके पीछे क्या कहानी रही है। और यही सब चीजें मेरी सुर जो सजे एक किताब जो है नेशनल बुक ट्रस्ट इंडिया ने उसको प्रकाशित किया, उसमें संकलित, उसमें 8 तो उसमें इंटरव्यू है शुरुआत में। और उसके बाद सरगम नाम से एक पूरा हिस्सा है जिसमें खास तौर से जैसे किसी गीतकार का कहना है कि कैसे गीत लिखा गया, उसके पीछे क्या प्रेरणा रही, कैसे संगीत किसी फिल्म का जो सृजित हुआ। तो इस तरह की चीजें, और वो बड़ी लोकप्रिय, बाद में राजस्थान पत्रिका में भी वो कॉलम मेरा प्रकाशित हुआ। तो एक बड़ा अलग से ये तो लेखन की बात रही, लेकिन इस कुर्सी से उस तरफ का जो सफर है उसकी बात करते हैं, क्योंकि आपने दूरदर्शन के कार्यक्रमों में भी एंकर की भूमिका निभाई। साथ ही साथ एक हमारे यहाँ का बहुत बेहतरीन कार्यक्रम जो आज भी याद किया जाता है, डेजर्ट कॉलिंग जी। और डीडी नेशनल के लिए भी आपने काम किया, डीडी राजस्थान के लिए काम किया। डेजर्ट कॉलिंग की बात करता हूँ, 21 कड़ियां जो है आपने इतनी तरीके से, इतनी महीन तरीके से लिखी कि वो इतना हिट सुपर हिट कार्यक्रम है जी। ये बड़ा अच्छा संयोग था कि डेजर्ट कॉलिंग मुझे लिखने का अवसर दूरदर्शन ने प्रदान किया। और मेरे पास एक दिन फोन आता है डायरेक्टर का कि साहब आप टूरिज्म से जुड़े हुए हैं, हम लोग चाहते हैं कि एक बड़ा कार्यक्रम जो है पर्यटन का हम लोग करें, लेकिन रोचक होना चाहिए। और उसका कंसेप्ट मैंने दिया था डेजर्ट कॉलिंग का दूरदर्शन को। और उसमें एक बड़ा खूबसूरत सा हम लोगों ने चीज रखी कि एक कहानी के रूप में कि एक विदेशी जो है लड़की यहाँ पर आती है भारत में जी। और उसके फोर फादर्स कभी राजस्थान रहे हुए थे। तो अपने फोर फादर सुनती रहती है कि राजस्थान ऐसा है, कल्चर से बड़ा समृद्ध है राजस्थान, धोरों की धरती है राजस्थान, और संगीत बड़ा मनभावन है राजस्थान का। तो यही सब सुनते सुनते वो राजस्थान आ जाती है, और यहाँ पर उसको एक गाइड मिल जाता है जी। और उसके साथ वो उसकी यात्रा शुरुआत होती है। तो उसकी शुरुआत हम लोगों ने जो की थी, सिनॉप्सिस मैंने उसके तैयार की जी। और इस तरह से किया कि वो प्रतिदिन जो है लड़की यात्रा करती है, और शाम को जब
अपनी यात्रा को याद करती है तो लैपटॉप में डायरी को लिखती है जी। आमतौर पर डायरी लिखती है, लेकिन हमने उसको लैपटॉप में लिखवा है, लैपटॉप में नया डायरी लिखती जमाना है। हो गया था। और जैसे ही वो लैपटॉप पे लिखना शुरू करती है, फ्लैशबैक में जो पूरे दिन का जो उसका वृत्तांत उसमें आता है। एक बड़ी रोचक बात आपको बताऊं कि उस जो यात्रा वृत्तांत धारावाहिक मैंने लिखा, चूंकि मेरा साहित्य से सरोकार है, तो सपाट नहीं लिखा हमने कि यहाँ पर ये स्थान है, यहाँ पर झील है, यहाँ पर ये किला है। बजाय इसके हमने एक मोहक कहानी के अंदाज से जो है कहानी के रूप में लिखा। जैसे एक वाक्य था उसमें कि उसकी जो नायिका है, जो लड़की जो है, एक बार वो कहती है अपने गाइड से कि मैं तुम्हें बालम कहूं, क्योंकि वो सुनती है गीत की बालम छोटो सो। जी। तो वो कहता है तुम्हें पता है बालम का मतलब क्या होता है? बालम का क्या मतलब होता है? इतना अच्छा सा गीत है। तो उसने कहा बालम का मतलब लवर होता है, पति होता है, प्रेमी होता है। तो वो शर्मा जाती है। इसी तरह से जब वो कहीं जाती है करणी माता के मंदिर देशनोक, तो रास्ते में देखते हैं कि बहुत सारे सूखे पेड़ हैं लेकिन कटे हुए नहीं है। तो पूछती है कि ये पेड़ सूखे में काटे क्यों नहीं गए? तो बोली आगोर क्षेत्र है, सुरक्षित क्षेत्र है, यहाँ से पेड़ काटे नहीं जाते हैं। जी। तो आगोर और ये तमाम जो राजस्थान की लोक परंपराएं हैं, जो राजस्थान का लोक जिसमें ध्वनित होता है, हमने प्रयास किया कि वो नाम तो उसका डेजर्ट कॉलिंग था, राजस्थान पुकार रहा है, लेकिन उसमें राजस्थान का पूरी तरह से लोक और उसकी यहाँ की संस्कृति जो है वो ध्वनित हो। और मुझे बड़ा आनंद भी आया उसको लिखने में, क्योंकि वो भी एक बड़ा वाकया था कि शूटिंग के लिए टीम जा रही है और मैं उसके लिए लिखा करता था। आपने न केवल राजस्थान की संस्कृति के बारे में लिखा है, इवन जहां जहां आप भारत के जिस हिस्से में गए वहां की संस्कृति को भी आपने लिखना शुरू किया। जी। मध्य प्रदेश भी जब आप गए तो वहां के लिए आपने लिखा। हाँ, असल में उस लिखने का बड़ा कारण ये रहता है कि जैसे मध्य प्रदेश में खजुराहो डांस फेस्टिवल होता है खजुराहो में, तो वो लोग मुझे बुलाते हैं कला वार्ता के लिए, कलाओं के अंतर संबंधों पे कई बार उन्होंने मुझे बुलाया। तो मैं जब कभी कहीं जैसे कोणार्क में गया, इसी तरह से व्याख्यान के लिए कहीं न कहीं मुझे लोग बुलाते रहते हैं, कलाओं पे जो है, मीडिया पे जो है, पर्यटन पे जो है। तो मैं जैसे ही मुझे कोई बुलाता है तो मुझे लगता है उसके आसपास के स्थान की सर्च करना प्रारंभ कर देता हूँ कि वहां गया हूँ तो कुछ और घूम के आ जाता हूँ। तो इस बहाने मेरी घुमक्कड़ी भी हो जाती है, और वो जो घुमक्कड़ी होती है उसी से शायद कविताएं लिखी जाती है, उसी से यात्रा वृत्तांत लिखा जाता है, और उसी से साहित्य की जो दूसरी तमाम विधाएं उस पर लिखा जाता है। आप आश्चर्य करेंगे कि भास्कर में मैंने 4 साल तक संपादकीय पेज पर लिखा, पर्यटन पर कॉलम जो लिखा मैंने, और वो इतना लोकप्रिय था कि उसमें हम लोग ये नहीं लिखते थे कि पर्यटन से आर्थिक लाभ क्या है, पर्यटन का ये, बजाय इसके जैसे अकाल उस समय हो गया था तो हमने लिखा कि अकाल को कैसे पर्यटन से जोड़कर आजीविका का साधन किया जा सकता है। एक खूबसूरत सी चीज बताऊं आपको कि कृषि जो है उस पे कार्यक्रम यहाँ पर आता है दूरदर्शन में। हम लोगों ने काम किया कि कृषि को कृषि पर्यटन से जोड़ा, उस पे कुछ चीज अलग तरह से लिखी गई। ऐसे मुझे लगता है कि लिखना जो है, जो कुछ आप जीवन को देखते हैं, जिस तरह से अनुभूत करते हैं, वो किसी न किसी साहित्य की विधा में आपका शब्दों में रूपांतरित हो जाता है। जी, तो ये अंतर संबंध जो है वो क्रिएट होते हैं। तरुण, कॉलम की बात हुई, आपका एक कॉलम है सफरनामा, जी, उसके बारे में बताएं। बड़ा खूबसूरत सा टाइटल है सफरनामा। मैंने कॉलम शुरू से, मुझे कॉलम लिखते हुए 25-30 साल हो गए, बल्कि बचपन से ही लिख रहा हूं मैं, और मुझे लगता है कि मैं बहुत कृतज्ञ हूं उन संपादकों का जिनके कारण लिखा जाता है, क्योंकि मेरा अधिकांश जो लिखा हुआ है वो इस दबाव से लिखा जाता है कि मुझे उस तय समय में मुझको लिख के उस देना पड़ता है। जैसे अभी गिरिजा देवी का निधन हुआ जी, और जो बड़ी शख्सियत किसी को कोई अवार्ड मिलता है तो संपादकों का तुरंत फोन आता है कि साहब हमें 3-4 दिन में ये लिख के आप दीजिए, और वो 3-4 दिन मुझे उन्हें सुनने में मैं लगा देता हूँ, और फिर कुछ न कुछ नया लिखा जाता है। मेरा एक और मानना है कि लिखना जो है वो नहीं है कि जो तमाम चीजें उपलब्ध है वही, आपकी खुद की मौलिक अनुभूति अगर आता है लिखने में, उसी की सार्थकता है। आपने कहा कॉलम सफरनामा की बात आपने कही, मैं डेली न्यूज जो है राजस्थान पत्रिका के समाचार पत्र है, उसमें जब शुरुआत डेली न्यूज की हुई थी तब 7 साल तक मैंने एक कॉलम लिखा था, कला तट, जिसमें संगीत, नृत्य, चित्रकलाओं पर मैं लिखा करता था। ये कॉलम करीब करीब कंप्लीट हो गया, मुझे भी लगा कि बहुत कुछ लिखा जा चुका है। उसके बाद न्यूज टुडे जो है समाचार पत्र जो राजस्थान पत्रिका का ही है, उनके संपादक का मेरे पास एक दिन फोन आता है, कहते हैं साहब हमारे लिए आप कुछ लिखिए नया जो है। तो मैंने कहा ठीक है मैं कलाओं पे लिखता हूँ। तो उन्होंने कहा नहीं, कलाओं पे नहीं चाहिए, आप यात्राओं पे लिखते हैं तो हमें तो हर बार एक यात्रा वृत्तांत चाहिए। तो मुझे बड़ा अटपटा सा लगा कि हर सप्ताह एक यात्रा वृत्तांत लिखना बड़ा मुश्किल काम होता है, लेकिन शुरुआत हुई, 3 साल हो गए सफरनामा में लिख रहा हूँ, और अब मुझे लगता है कि उसके लिए कई बार नहीं चाहते भी कहीं घुमक्कड़ी करने चला जाता हूँ मैं, लेकिन बड़ा सुकून मिलता है कि इस बहाने से मेरी यात्राएं भी होती है, और उसमें यात्रा केवल स्थान की नहीं होती। कई बार जैसे मान लीजिए मैंने किसी को सुना है, बिस्मिल्लाह खान साहब की शहनाई सुनी है मैंने,
मैंने जो है संगीत में सरोद सुना है। एक अश्विनी दलवी है यहाँ पर जो ललित कला अकादमी के अध्यक्ष हैं, जी। उनको मैंने सुना, सुरबहार बड़ा बेहतरीन वो बजाते हैं। तो जो सुरबहार को मैं सुन रहा हूँ, बिस्मिल्लाह खान साहब की सहनाई में सुन रहा हूँ, तो उस सुनने की जो यात्रा है उसको भी मैंने सफरनामे बहुतरी बार संजोया है मैंने जी। तो ये हर बार सोचता हूँ कि इस बार कैसे लिखा जाएगा जी। लेकिन हर बार कुछ लिखा जाता है। ये यहाँ पर जब सुर सज रहे हैं, सारी बातें हो रही है, इस बीच जब आप घूमते हैं तो हम तो राजस्थान में हैं तो हमें बड़ा प्रिय लगता है, लेकिन जो राजस्थान नहीं घूमे उन्हें बहुत ही मतलब अट्रैक्शन लगता है राजस्थान से। तो चलिए अपन सभी चलते हैं और कहते हैं पधारो मारे देश। नीली और सफेद डच टाइलों से बने इन झरोखों से पिछोला झील और उसमें स्थित लेक पैलेस का विहंगम दृश्य दिखाई देता है। इसी महल में स्थित है राणा भूपाल सिंह का निवास और अपने आप को सूर्यवंशी मानने वाले मेवाड़ के शासकों का स्वर्ण निर्मित सूर्य चिन्ह। सिटी पैलेस का एक अत्यंत मनमोहक आकर्षण है मयूर चौक में बनी कांच की मीनाकारी और कांच से निर्मित ये मयूर आकृतियां। इसी संग्रहालय में मेवाड़ अंचल के विभिन्न क्षेत्रों में हुई खुदाई से मिली वे पाषाण प्रतिमाएं रखी हैं जिन पर इतिहास ने अपने हस्ताक्षर किए हैं। यहाँ का सिटी पैलेस इतना सुंदर और भव्य है कि प्रसिद्ध इतिहासकार फर्ग्यूसन ने इन्हें राजस्थान के विंडसर पैलेस की संज्ञा दी थी। ये भव्य राजमहल आज भी मेवाड़ के गौरवमय इतिहास की कहानी सुनाता है। फतेह प्रकाश महल के दरबार हॉल के ये भव्य झाड़ फानूस मेवाड़ के सभी भूतपूर्व महाराणाओं के चित्रों को आलोकित करते हैं। इसी दरबार हॉल के गलियारों में स्थित है ये क्रिस्टल गैलरी।
बेल्जियम से विशेष तौर पर मंगवाई गई सभी दुर्लभ वस्तुएं विश्व के श्रेष्ठतम कांच से बहुत यत्नपूर्वक बनाई गई हैं। यही कारण है कि क्रिस्टल गैलरी में रखी हर छोटी बड़ी वस्तु कांच की अलौकिक छटा बिखेरती सी प्रतीत होती है। क्रिस्टल की बनी नायाब चीजों का अद्भुत कलेक्शन इतने खूबसूरत है कि नजरें ठहर सी जाती हैं। आज ये कलाकृतियां हमारे लिए एक अनुपम धरोहर बन गई हैं। आसमां देख, अपनी मंजिलें देख और मंजिल तक पहुंचने के लिए अपनी सीढ़ियां खुद बना। आज के हमारे मेहमान डॉक्टर राजेश व्यास, जिन्होंने अपनी मंजिलें खुद चुनी, अपने रास्ते खुद चुने, जगह जगह की यात्रा की, यात्रा को पुस्तकों के रूप में हम सबके सामने लाए, कविताओं के जरिए हम सबके सामने लाए। तो चलिए आगे की चर्चा उनसे जारी रखते हैं। राजेश जी, बात हो रही थी यात्राओं की, आपके सीरियल डेजर्ट कॉलिंग की। अभी हम आपको लेकर गए पधारो हमारे देश। ये जो टाइटल है पधारो हमारे देश, इतना खूबसूरत, एक लेखक के जरिए, एक यात्रा वृतांत के नजरिए से हम अगर जानना चाहें तो किस रूप में देखते हैं? राजस्थान की जो संस्कृति है उसको एक शब्दों में अगर व्यंजित करें तो पधारो हमारे देश है जी। क्योंकि यहाँ पावनों को पूजने की परंपरा रही है। हाँ। और ये जो नारा है पधारो हमारे देश, पर्यटन का नारा हमारे यहाँ पर रहा है। उसको ललित के पंवार जो पर्यटनविद है बड़े, उन्होंने इस नारे को दिया था शुरुआत में। हाँ। और लोगो जो था राजस्थान पर्यटन का वो पधारो हमारे देश ही रहा है जी। और इतना वैविध्यतापूर्ण परिवेश राजस्थान का है कि हम जितना घूमें उतना ही कम है। डेजर्ट कॉलिंग आप लोग देखेंगे तो मुझे लगता है राजस्थान को और गहरे से अनुभूत कर पाएंगे। जी। और राजस्थान की मिट्टी से आप आते हैं, लेकिन आपने भारत में और राजस्थान के जरिए सभी जगह पर आपने अपना परचम लहराया है। राजस्थान बहुत सारे उपलब्धियां आपको मिली, बहुत सारे अवार्ड्स मिले हैं, तो जरा उनके बारे में हम बात करें। अपने जो सम्मान है उनके बारे में बताना बड़ा मुश्किल काम होता है मुझे लगता है, लेकिन मुझे यूँ लगता है कि अगर आप जो काम कर रहे हैं उसको अगर सम्मान के जरिए मान्यता मिलती है तो एक लेखक के नाते थोड़ा कुछ मन जो है प्रसन्न आपका होता ही है। मेरा एक कविता संग्रह है, कविता देवे दीठ, कविता दृष्टि देती है, राजस्थानी का कविता संग्रह है। उसको गणेशी लाल व्यास उस्ताद पद्य पुरस्कार प्राप्त हुआ जी। पर्यटन की जो आपने बात कही, तो यात्रा वृतांत जो मैं लिखता हूँ उसके लिए प्रतिष्ठित जो भारत सरकार का पर्यटन मंत्रालय उसका राहुल सांकृत्यायन अवार्ड जो है उस पर दिया गया जी। और निरंतर कुछ न कुछ मिलता रहता है। लेकिन मुझे लगता है मेरा सबसे बड़ा पुरस्कार जो है मेरी किताब छपना होता है। जब कभी नई किताब आती है मुझे लगता है मुझे अपने आप में एक पुरस्कार मिला है। राजस्थानी में मेरे 3 कविता संग्रह हैं। पहला था जी रियो मिनक, मनुष्य जी रहा है। दूसरा कविता देवे दीठ, कविता दृष्टि देती है। और तीसरा मेरा संग्रह जो अभी आया दीठ रे पार, दृष्टि से भी परे। एक संग्रह मेरा हिंदी में कविता संग्रह है झरने लगते हैं शब्द जी। और यात्रा वृतांत का एक तो कश्मीर से कन्याकुमारी, एक भारत में पर्यटन, और एक और यात्रा वृतांत मेरा तीसरा अभी आ रहा है, तीसरा जो है नरब देहर जी। ये बड़ा रोचक आप लोगों को लगेगा। ये भी नेशनल बुक ट्रस्ट इंडिया उसको प्रकाशित कर रहा है नरब देहर को। और इसका टाइटल भी बड़ा रोचक इस रूप में रहा कि मैं जब अमरकंटक में था, उसमें अमरकंटक का एक पूरा अंश जो इस यात्रा वृतांत में है। और अमरकंटक में जब मैं था तो मैंने एक जगह यात्रा कर रहा था तो एक साधु जो है वहां से निकल रहा था, क्योंकि नर्मदा एक ऐसी नदी है जिसकी पथ परिक्रमा की जाती है, परिक्रमा की जाती है, पैदल यात्रा करते हैं लोग। तो वहां जब मैं जा रहा था तो एक साधु ने मुझे देख के पता नहीं क्या सोच के कहा नरब देहर। तो मैं मुस्कुरा दिया, कुछ जवाब दिया नहीं। उसने फिर कहा नरब देहर, मैंने फिर कोई जवाब नहीं दिया। तीसरी बार थोड़ा सा आक्रोश में कहा नरब देहर, तो मेरे मुंह से निकला नरब देहर। नरब देहर इसलिए कि अमरकंटक से ही नर्मदा का जन्म होता है जी। और नर्मदा को जो है शिव की पुत्री माना जाता है जी। और पहली ऐसी बेटी है जिसके नाम पिता के नाम से पहले बेटी का नाम लिया जाता है, पहले नर्मदा और फिर उसके बाद शिव हर नाम लिया जाता है। तो मुझे लगा कि इससे अच्छा कोई बेहतर शीर्षक हो नहीं सकता मेरी यात्राओं का, तो मैंने उस यात्रा वृतांत का नाम दिया है नरब देहर। तो आप इतनी किताबें लिखी, राजस्थानी में भी लिखी, हिंदी में भी लिखी, तो राजस्थानी और हिंदी में कुछ रचना जो कविता जो थाने बहुत पसंद आवा है खुद की? राजस्थानी में तो एक बात आपने बताऊं तरुण जी और निशा जी कि मैं एक कार्यक्रम में मरुधरा जी को आवे जी, उनने करीब करीब 10 साल तक वो संचालन संयोजन में करियो और बहुत अच्छी बात आ रही कि तमाम राजस्थान राज्य का लिखारा है, लिखन राज्य का लोग है
उन सब रो साक्षात्कार संवाद उन कार्यक्रम में तहत करियो, लेकिन तमाम दूसरी व्यस्तताओं के कारण, बिजी व्यस्तताओं के कारण अब नहीं कर पाऊँ। लेकिन कविताएं राजस्थानी री अभी भी मतलब लिखी से कौन नहीं, कविताएं अपने आप झरन लाग जाओ सब तो कुछ झरना एक संग्रह री कविता जी की है, मन लगे कि आप और अपना सब हमारे साथ जुड़ी है, और वह है अपने होने से, कि अपने आप जो को होनो है बिना पकियां व्यंजित करना जी। तो आ कविता है अपने होने से। सुनाओ। अपने को पहचानना अंतर से अंतरतम तक जी। अपने से लड़ना है। जी। अपने को पहचानना अंतर से अंतरतम तक अपने से लड़ना है, ठीक वैसे ही जैसे आईने में अपने अक्ष को देखकर फड़फड़ाती है चिड़िया। वाह। ठीक वैसे ही जैसे आईने में अपने ही अक्ष को देखकर फड़फड़ाती है चिड़िया, फड़फड़ाते फड़फड़ाते करती है प्रहार, तब तक जब तक कि लहू लुहान न हो जाए चोंच। ठीक वैसा ही होता है हमारे साथ कि अपने को पहचान कर भी लड़ते हैं हम अपने होने से। हाँ, अपना होना भी एक संघर्ष है, अतीत से वर्तमान का, जी। अतीत से वर्तमान का। जी। वाह। आपने इतना कुछ लिखा, इतनी कविताएं लिखी, कभी ऐसा हुआ, ये तो सफलता की कहानी हो गई अब तक, लेकिन कभी कुछ ऐसा हुआ कि आपने कुछ लिखा अनकम्प्लीट रह गया, पब्लिश नहीं हो पाया, ऐसी कोई पुस्तक रह गई? ऐसी बहुत सारी मुझे लगता है किताबें हैं जो अभी तक अधूरी है, जो पूरी नहीं हो पाई है। मैं कई बार ऐसा चाहता हूँ कि जैसे हिम्मत साहब पे मैंने काम शुरू किया, बहुत बड़े कलाकार है, ये एक समकालीन कला, मैंने ललित कला अकादमी की जो पत्रिका, केंद्रीय ललित कला अकादमी, उसका एक अंक मुझे संपादन के लिए दिया गया था जी। और मैंने उसको कलाओं के अंतर संबंधों पे निकाला। उसका जो आवरण है हिम्मत शाह के शिल्प में मैंने किया। हिम्मत शाह देश के बहुत बड़े शिल्पकार कहें, कलाकार जो हैं, उन पे मैंने संवाद किया, करीबन 2-3 साल तक लगातार बातें की। वो संवाद मैं चाहता हूँ कि कभी किताब के रूप में प्रकाशित होकर आए। कुछ चीजें लिखी भी मैंने, छपी भी, लेकिन वो आ नहीं पाया। ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जिन पे मैं, जैसे पंडित भीमसेन जोशी को मैंने सुना, मुझे लगा कि उनके गान पे ही पूरी एक किताब आनी चाहिए जी। मुझे लगता है कभी न कभी वो किताब भी आएगी। ऐसी बहुत सारी यात्राएं हैं जिनको मैंने भौगोलिक की बजाय अंतर्मन अनुभूतियों से जिया है, क्योंकि यात्राएं आपके मन के अंदर घट भी रही होती है कई बार। तो मुझे लगता है एक किताब इस तरह से भी कभी आए जो मेरे अंतर्मन अनुभूतियों की यात्रा के रूप में, शब्द के रूप में सामने आए। आपने तो राजस्थान को जिया है, लिखा भी खूब है, संस्कृति के बारे में लिखा, संस्कृति कर्मी है। राजस्थान की कई ऐसी कलाएं हैं, कई संगीत हैं, कई ऐसी चीजें हैं जो कि बहुत मतलब मिट्टी में रचे बसे हैं, पर कहीं ना कहीं खो रहे हैं। तो इन्हें जिंदा रखने के लिए क्या करना चाहिए, आप क्या कहेंगे इस बारे में? राजस्थान अपने आप में एक संस्कृति है। सबसे बड़ी बात यह भी कि राजस्थान की जो भाषा है वो बड़ी समृद्ध भाषा रही है। ग्रियर्सन ने जो भाषा का इतिहास जो लिखा, उसमें भी इस बात को माना कि विश्व की प्राचीनतम भाषाओं में से एक राजस्थानी है। लेकिन ये दुर्भाग्य है कि राजस्थानी भाषा को मान्यता नहीं, 8वीं अनुसूची में सम्मिलित नहीं किया गया, मान्यता नहीं मिली है। हम लोग संघर्ष कर रहे हैं, कहीं न कहीं किसी मुकाम पर जो है राजस्थानी को मान्यता मिलेगी। तो सबसे बड़ी बात तो एक राजस्थानी भाषा को मान्यता मिले। अगर इसको मान्यता मिल जाती है तो हम अपनी जो बोलियां हैं, माधुरी जिनमें रचा बसा है, उनको सहेज पाएंगे, और इसके जरिए कल्चर जो है, संस्कृति जो है राजस्थान की, उसको भी सहेज पाएंगे। मुझे लगता है इसके लिए एक सांस्कृतिक नीति भी बननी जरूरी है कि राजस्थान की अपनी एक सांस्कृतिक नीति हो, जिसमें जो तमाम कलाएं हैं, जैसे मांगणियार जो है वो एक पूरा एक उनका इतिहास है जी। लोक चित्रकला की बहुत सारी शैलियां हैं जो धीरे धीरे हम लोगों से दूर होती जा रही है। जैसे बीकानेर की बात करूं, मथेरण कला जो है, बहुत कम लोग जानते हैं मथेरण के बारे में। मथेरण कला जो है जैन यति लोग बनाया करते थे। उस्ता कला तो है ही, मुगल की जो मिनिएचर कला भी है, लेकिन मथेरण कला के बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। तो हमारे लोक में बहुत सारा आलोक है। एक रम्मत भी नाम आता है बीकानेर से जब निकल। बीकानेर की रम्मतें बड़ी प्रसिद्ध है कि जब होली का समय होता है तो पूरा एक महीना जो है वहां पर रम्मतों का मंचन होता है। रम्मतें एक प्रकार का लोक नाट्य है जिसमें ऐतिहासिक, श्रृंगारिक और दूसरे जो चीजें, आख्यान जो है, पौराणिक और धार्मिक जो आख्यान है, उन पर जो है रम्मतों का वो मंचन होता है। पूरी पूरी रात में रम्मतें होती है। ऐसे और भी स्थान है जहाँ पर इस तरह के लोक नाट्य हैं। गौरी है जैसे आपके बांसवाड़ा और उस क्षेत्र में, और बहुत सारी ऐसी लोक कलाएं जो मुझे लगता है कि संरक्षित और पल्लवित, पुष्पित किए जाने की जरूरत है। लेकिन जरूरत इस बात की है कि हम उसके लिए किसी सुनियोजित नीति के तहत काम करें, अन्यथा आधुनिकरण की जो आंधी है, मुझे कई बार ये भी लगता है कि कहीं बहा कर ले जाए। ये संवर्धन और संरक्षण जो है, ये आप कह रहे हैं कि बोलियों के जरिए ही हो कि इनको मान्यता। लोक नाट्य, लोक कलाएं हैं, लोक संगीत, लोक नृत्य, जो हमारी हेरिटेज है, जो विरासत जिसे कहें हमारी,
हाँ, विरासत को सहेजना इस रूप में भी जरूरी है कि ये ठीक है कि संस्कृति कोई भी बुरी नहीं हो, चाहे वो पश्चिम की संस्कृति है या कोई दूसरी संस्कृति है, लेकिन अगर संस्कृति धीरे धीरे हम में प्रवेश करती है, हम संस्कृति में रमते हैं, उसको आत्मसात करते हैं, तब तो ठीक है। लेकिन केवल अंधानुकरण, नकल के जरिए हम किसी संस्कृति का अनुकरण करते हैं, तो मुझे लगता है उस संस्कृति को अपनाते हैं तो वो संस्कृति आपके दुष्परिणाम ज्यादा लाती है। जी, तो आज इतनी अच्छी बातें हुई है और कला संस्कृति की बात हुई, लेखन की बात हुई है, और ऐसा लग रहा है कि हम बातें करते चले जाएं, लेकिन समय जो है वो कह रहा है चलने के लिए। तो राजेश जी, आप यहाँ पर आए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। और नितांशा, आप चलते हैं। जैसा कि राजेश जी अपन बात कर रहे थे, तब लंगा मांगनियार की बात हुई थी, तो हमारे लोक नृत्य, लोक संगीत की ओर चलते हैं, उधर ही चलते हैं, उसके बाद न्यूज की ओर चलेंगे। अब आज्ञा दीजिए तरुण व्यास और नितांशा को। नमस्कार। नमस्कार।